तो हमने कल जो देखा था वही चीज आज स्टार्टिंग से देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना है रिएक्ट के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट कंपोनेंट क्या होता है। ठीक, रिएक्ट के अंदर अगर आपको कंपोनेंट समझ आ गया तो आप मान लीजिए कि आपका 20% रिएक्ट का पार्ट कंप्लीट है। कंपोनेंट रिएक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो कंपोनेंट क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है, इन रिएक्ट ए कंपोनेंट इज एन इंडिपेंडेंट रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। आपको मेन फोकस सिर्फ इस लाइन पे रखना है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, क्योंकि ये लाइन अगर आपको पता चल गई कि रीयूजेबल का मतलब क्या है तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। रीयूजेबल का पहले मतलब समझो कि रीयूजेबल का मतलब क्या है। अब समझते हैं। जैसे मान लिया आपने अभी जो मैंने इसके प्रीवियस आपको असाइनमेंट दिया था, कौन सा दिया था, जीएफजी को क्रिएट करने का था, gfg.com। जस्ट वेट, ओपन कर लेते हैं। एक मिनट। तो ये हमने आपको बनाने को दिया था, बेसिकली ये पोर्टल। ठीक, दिया था बनाने को। अब इसके अंदर देखो हमने किया क्या है एक्चुअल में। यहाँ पे हमने ये देखा कि एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, फिर एक कार्ड ये है, एक कार्ड ये है, फिर एक कार्ड ये है। टोटल 6 कार्ड्स हैं। ठीक, तो सारे 6 के 6 कार्ड्स में डिफरेंस क्या है बस ये समझो। डिफरेंस देखो, हाइट विड्थ सबकी सेम है कि नहीं सेम है। सबके पीछे का जो ये एनिमेशन लगा है पीछे होवर करने वाला, सब में सेम है, कोई डिफरेंस है नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे ये इमेज लगी है सब में सेम हाइट विड्थ की है कि नहीं है। फिर उसके बाद सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, अंदर का कंटेंट। जैसे यहाँ पे लिखा है डीएसए टू डेवलपमेंट ए कंप्लीट गाइड, फिर इधर जावा बैकएंड डेवलपमेंट लाइव, इधर टेक इंटरव्यू 101 फ्रॉम डीएसए टू सिस्टम डिजाइन, फिर नीचे कंप्लीट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। सब में मेन चेंज क्या है, सिर्फ अंदर का कंटेंट चेंज है। बाकी चीजें अगर देखी जाए तो जैसे कि इसकी हाइट, इसकी विड्थ, इसकी जो भी सीएसएस इस पर लगी है पूरी क्या है, एज इट इज सारे कार्ड में सेम है। तो कंपोनेंट का यूज क्या है, अगर आपने इसको क्या करें, इसको एक कंपोनेंट बना दें। ठीक, इस वाले कार्ड को एज ए कंपोनेंट बना दीजिए, फिर इसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार कॉल करें तो आपके सेम एज इट इज इसके जैसे कार्ड बन जाएंगे। फिर अंदर का कंटेंट कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो कंपोनेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि एक बार अगर आपने डिफाइन किया तो जितनी बार आप कॉल करोगे उतनी बार सेम आपका कार्ड बन जाएगा। ठीक है, ये है इसका मेन लॉजिक। अब बात करते हैं, अगर अच्छा यही चीज यहाँ पे लिखी भी गई है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब सिर्फ इतना है कि एक बार आपने डिफाइन किया, जितनी बार आप चाहें उतनी बार इसको यूज कर सकते हैं, उतनी बार कॉल कर सकते हैं। इसके पहले ये प्रोग्रामिंग में आपने कब किया था, याद है, फंक्शन जब पढ़ा होगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। फंक्शन का भी मतलब क्या था, एक बार आप कोई कोड डिफाइन करते थे मल्टीप्लाई का, जितनी बार मन होता था उतनी बार यूज करते थे। सिर्फ अंदर क्या बदलती थी, वैल्यूज ही तो चेंज होती थी। सेम केस यहां पर भी है, कार्ड कंपोनेंट के केस में अंदर की वैल्यूज ही चेंज होंगी हमारी। अगर चेंज होंगी तो बाकी सारी चीजें, हाइट, विड्थ, सीएसएस, लगभग ज्यादातर केसेस में कॉमन रहती है। तो अगर आप फंक्शन पढ़ के आए हैं जावास्क्रिप्ट में तो आपको इतना पता होगा कि फंक्शन के केस में क्या करते थे, एक बार फंक्शन डिफाइन करते थे, जितनी बार हमें यूज करना होता था हम डायरेक्टली यूज करते थे कॉल करके। ठीक, अगर उसके अंदर हमें वैल्यू चेंज करनी होती थी तो कॉल टाइम पे जो वैल्यू हम प्रोवाइड करते थे उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो आंसर देता था। इस केस में भी ऐसा होगा, जब कॉल कर रहे होंगे उस दौरान हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर हमें चेंज करना है तो हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, वो अगला कॉन्सेप्ट होगा। तो रीयूजेबल का मतलब समझ आया क्या है, मतलब सिर्फ इतना सा है कि एक बार हमने कोई चीज डिफाइन की। अब ये हमारा कार्ड के केस में ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे जाना, जैसे साइन इन पे गए, एक साइन इन की बटन है, दूसरी जाना, यहाँ पे देखो ऐसी सेम कितनी बटन्स है, 1 2 3 4, सब में क्या है, सीएसएस लगभग लगभग सब में सेम है। इन चारों अगर बटन्स की बात करें सब में सीएसएस सेम है, लगभग सिर्फ वही कलर एक चेंज है, बाकी अंदर का सिर्फ कंटेंट ही तो चेंज है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको एक बटन बना को कंपोनेंट बना सकते हैं, जितनी बार मन होगा उतनी बार कॉल करेंगे। ठीक, बैकग्राउंड चेंज करना होगा और अंदर का कंटेंट, जैसे यहाँ पे गूगल लिखा है, यहाँ पे फेसबुक लिखा है, यहाँ पे लिंक्डइन लिखा है, यहाँ पे गिटहब लिखा है, तो इसको डायरेक्टली हम लोग
चेंज कर सकते हैं। तो ये तरीका है बेसिकली कंपोनेंट के पीछे का आइडिया। कंपोनेंट क्या है हमारा, कुछ नहीं है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जिसको हम जितनी बार चाहें उतनी बार यूज कर सकते हैं। अब समझ आ गया कंपोनेंट क्या होता है, किस लिए यूज करेंगे, समझ गए। ऐसे समझो, अगर सिंपल बात करो तो अभी अगर आपने जो मैंने असाइनमेंट दिया था ये बनाया होगा तो हर कार्ड के लिए आपको अलग अलग कोड लिखना हुआ होगा। अब रिएक्ट, यहीं पे आपको रिएक्ट पढ़ने का फायदा मिलेगा कि आप एक बार एक कार्ड डिफाइन करेंगे, फिर सिर्फ अंदर का कंटेंट चेंज करके आपको पूरा कोड कार्ड का दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये फायदा हमें होता है किसमें, रिएक्ट के अंदर होता है। ठीक, तो रिएक्ट क्या करता है, इसको कंपोनेंट बनाओ, जितनी बार मन करे उतनी बार कॉल करो। अब होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब रिएक्ट में कंपोनेंट क्यों यूज करते हैं उसका सिंपल सा देखो, यहाँ पे वही चीज थ्योरी लिखी गई है। सबसे पहले क्या है, रीयूजेबल है, एक बार डिफाइन किया, जितनी बार मन किया यूज किया। फिर नेक्स्ट है, एक यहाँ पे दिया है सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। इसमें इन्होंने लिखा है कि इस कंपोनेंट मैनेजेस इट्स ओन फंक्शनैलिटी विच हेल्प्स कीप एप्लीकेशन मॉड्यूलर एंड मेक्स डिबगर इजियर। अब सिंपल सी बात समझो, मान लिया किसी केस में आपके कोई एक कार्ड में प्रॉब्लम आ गई, ठीक, या कोई एक बटन में प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए आपको पूरे एप्लीकेशन को तो गो आउट करने की जरूरत नहीं है, गो थ्रू करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सिंपली देखेंगे कि हाँ हमने इस बटन का कंपोनेंट बनाया था, हम कंपोनेंट में जाएंगे और डायरेक्टली वहां पर चेंजमेंट कर लेंगे। तो ये हमें फायदा किससे होता है, जब हम लोग यूज कर रहे होते हैं क्या, कंपोनेंट का। ठीक, फिर बात आती है मेंटेन करना भी आसान है, क्योंकि हमारा क्या है, हर चीज के लिए अलग अलग हमने कंपोनेंट बना रखा है। नए बार के लिए हमने अलग कंपोनेंट बना दिया, कार्ड के लिए अलग कंपोनेंट बना दिए, बटन के लिए अलग कंपोनेंट बना दिए, और हमारी डिफरेंट टाइप की चीजें हैं जिनके लिए हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, जिनको एक से ज्यादा बार यूज करना होता है, ये याद रखना। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अगर एक से ज्यादा बार नहीं भी यूज करना है तो आप कंपोनेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्राई यही करिएगा, कंपोनेंट उनको बनाइएगा जिनको एक से ज्यादा बार यूज करना हो। अभी मैं दिखाऊंगा करके तो आपको समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे बात करें, देखो अब सबसे मेन बात है कि हमें समझना है क्लास कंपोनेंट्स होते कितने टाइप के हैं। तो कंपोनेंट आपके टोटल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका क्लास बेस्ड कंपोनेंट, सेकेंड है आपका फंक्शनल कंपोनेंट। अब हम सबसे पहले समझते हैं चल के क्लास बेस्ड कंपोनेंट को लिखते कैसे हैं। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में पहले याद रखना, यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या करता है, ES6 की क्लासें यूज करता है। ठीक, ES6 की क्लासें यूज करेगा, इतना तुम याद रखो। अब सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते कैसे हैं। तो यहां पे आना सिंपल सा देखो, अब यहां पे हम क्या करते हैं, दोबारा से कल यही सेम चीज मैंने बताई थी, दोबारा आज बता रहा हूं, इसको ध्यान से देख लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे किसको, रिएक्ट को, और रिएक्ट को इंपोर्ट करने के बाद ES6 की एक क्लास यूज करेंगे, कौन सी, कंपोनेंट को। ठीक, और इनको इंपोर्ट कहां से करना है, फ्रॉम रिएक्ट। ठीक, अब हमने इनको रिएक्ट से इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद सबसे पहले कंपोनेंट का आप नेम क्या रखना चाहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने लिखा है कंपोनेंट का, मान लिया हमारा नेम क्या है, कार्ड है। ठीक, कुछ भी आप दे सकते हो, XYZ, यहाँ पे आप चाहो अपना नाम ले सकते हो, कुछ भी अगर आपको लेना है डायरेक्टली, राम श्याम, जो मना है आप कंपोनेंट का नेम रख सकते हो। मैंने रख दिया यहाँ पे अभी के लिए कार्ड। ठीक, अब इसको एक्सटेंड करना कहां से है, मतलब अगर इसकी जो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज लेनी है वो कहां से लेनी है, हमें लेनी है जो हमने अभी ऊपर इंपोर्ट किया है कंपोनेंट, उससे हमको एक्सटेंड करनी है। तो हमने लिखा डायरेक्टली कंपोनेंट। अब देखो करना क्या है, रेंडर का यूज करेंगे। रेंडर फंक्शन क्या करेगा, ये UI पे डिस्प्ले कराएगा चीजें। ठीक, अब इसके अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, जो भी तुम्हें XYZ करना है आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसके अंदर जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे ड्यू। अब ये क्या करेगा, बेसिकली एक कार्ड की तरह ट्रीट, एक कार्ड हमें बनाना है, तो चलो कार्ड की यहीं पे मैं CSS बता दो, साथ ही साथ में एक कार्ड ही बना लेते हैं। स्टाइल लिखा, अब इसके अंदर CSS बताओ। सबसे पहले कार्ड में क्या देते हैं हम लोग, विड्थ। तो विड्थ दे दी, जैसे मान लिया मैंने 150 पिक्सल, 150 क्या 200 पिक्सल देते हैं, चलो। उसके बाद हाइट कितनी दे दी, 200 पिक्सल दे देते हैं। ठीक, इसके बाद साथ ही में एक बैकग्राउंड कलर भी दे दें बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए, ब्लू दे दें, चलो अभी ब्लू देते हैं, बाद में चेंज कर लेना। उसके बाद मैंने क्या प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे, कलर इसका क्या रहेगा, अगर कुछ टेक्स्ट अंदर लिखते हैं तो उसका कलर क्या होगा, व्हाइट होगा।
ठीक, फिर हमने एक बॉर्डर रेडियस भी दे दी, बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी मान लिया 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक, एक ये मैंने बॉर्डर रेडियस दे दी 1 पिक्सल, क्या इसको कर दो 5 पिक्सल, ज्यादा सही रहेगा। तो ये हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमको और क्या सीएसएस में देना होगा एक कार्ड बनाने के लिए। इतना तो हमने प्रोवाइड कर दिया, और क्या दे सकते हैं, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, कलर, बॉर्डर रेडियस, और क्या देते हैं, इमेज। ये सीएसएस में थोड़ी प्रोवाइड करोगे राजा जी, इसमें नहीं, अभी बता रहा हूं कहां पे लिखोगे। ये तुम्हारी ड्यू की, जो बाहर वाली ड्यू है उसकी सीएसएस है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पे जाएं, सबसे पहले जैसे मान लिया एक टेक्स्ट हमने लिख लिया। कार्ड के अंदर क्या होता है, एक इमेज ज्यादातर आप लेते हैं, एक क्या ले रहे होते हैं, एक हेडिंग ले रहे होते हैं, एक सब हेडिंग ले रहे होते हैं, एक बटन ले रहे होते हैं। इमेज आप ले लेना, इमेज लेके मैं नहीं दिखा रहा हूं। इमेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, IMG SRC, SRC के अंदर अपना एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, इमेज का एड्रेस ऑफ इमेज, और उसके बाद आप यूज करेंगे अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट के अंदर डायरेक्टली लिख देंगे जैसे मान लिया दिस इमेज अबाउट पाइथन। ठीक, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक, उसके बाद इसको कर दिया क्लोज। अब देखो ये ऐसे आप एक इमेज ले सकते हैं, लेकिन हमें इमेज नहीं लेनी, आप लेके देख लीजिएगा। एक मैं क्या लेता हूं, कंट्रोल जेड, इसको करते हैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अरे यार देखो, अब यहां पे मैंने ले ली सबसे पहले एक हेडिंग 1, हेडिंग 1 के अंदर ले लिया मैंने, जैसे मैंने हेडिंग ऑफ कार्ड 1। ठीक, ये मैंने ले लिया। उसके बाद मैंने ले लिया H2, H2 के अंदर मैंने H2 या एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैं सिंपल लिख देता हूं दिस इज रैंडम टेक्स्ट इन माई कार्ड। ठीक, ये मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करते हैं, एक बटन लेते हैं, एक बटन ले लेते हैं। बटन के अंदर जैसे मैंने लिख दिया मान लिया एक्सप्लोर नाउ। ठीक, एक्सप्लोर नाउ। अब इस बटन को कुछ सीएसएस भी देना जरूरी है, दे देते हैं। देखो, और अब याद रखना ज्यादातर केसेस में आप तुमको जो भी सीएसएस लिखनी है, यहीं पे इनलाइन सीएसएस के अंदर आप डायरेक्टली लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल लिखने के बाद एक और ब्रैकेट लगाएंगे, पूरी सीएसएस इसमें लिखा करो। यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूं पहले विड्थ, क्या दे दें हम, विड्थ जैसे मान लिया मैंने दे दी कितनी 50 पिक्सल दे दें। उसके बाद हाइट मैंने मान लिया दे दी, हाइट दे दी कितनी हमने दे दी मान लिया 20 पिक्सल। उसके बाद एक बैकग्राउंड कलर भी चाहिए होगा, तो बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया ग्रीन के साथ में कौन सा चल जाएगा, ब्लैक नहीं, रेड ले लें। यहां पे मैंने दे दिया रेड। इसके साथ में एक बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं इसको। बॉर्डर रेडियस भाई बटन को भी तो चाहिए होगी, तो बॉर्डर रेडियस मैंने लिखा, और बॉर्डर रेडियस मैंने दे दी मान लिया 3 पिक्सल सॉलिड वाइट। ठीक, उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, और कलर मैंने दे दिया वाइट। बैकग्राउंड कलर रेड है, तो इस पे कौन सा कलर टेक्स्ट दिखेगा, हमें दिख जाएगा, बताओ, ब्लैक दिख जाएगा या व्हाइट ही ले लें, चलो व्हाइट ले लेते हैं अभी। ठीक, तो ये इतना हमने एक ये बेसिकली कंपोनेंट बना दिया। अब ये देखो कंपोनेंट बन गया है। सबसे पहली बात क्या है, ये हमारा एक कंपोनेंट है। ठीक, क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, ये जरूर याद रखना क्या है, ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। अब इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कहीं यूज करना है तो कंपोनेंट को यूज करने के पहले हमको क्या करना होता है, उसको एक्सपोर्ट करना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के बाद हमारा कंपोनेंट का नेम क्या है। तो कंपोनेंट का नेम हमने क्या लिया था, कार्ड लिया था, तो हम सिंपली लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कार्ड। तो ये कंपोनेंट तो अब हमने बना लिया, इसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो कोई चीज एक्सपोर्ट करने के बाद अब इसको हमें कहां पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, app.js के अंदर। तो यहां पे अगर हम जाएं, कौन सी फाइल में हमने लिख रखा है, new.js के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है। ये इंपोर्ट देखो कैसे करेंगे, अच्छा ये भी बता ही दूं, नहीं तो दिक्कत आएगी तुम्हें। ठीक, यहां पे देखो इंपोर्ट कैसे करते हैं।
इंपोर्ट करने का तरीका सिंपल है। इंपोर्ट आप लिखेंगे, फाइल का जो भी नेम है इधर ये या तो आप ले लो, जैसे मैंने अगर न्यू ले लिया, ठीक, न्यू फ्रॉम फाइल का रिलेटिव पाथ, फाइल कहां पे हमारी वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम गए एसआरसी फोल्डर के अंदर, एसआरसी के अंदर यही फाइल का नेम है new.js, तो हमने डायरेक्टली ले लिया new.js, सॉरी न्यू। अब इसको डायरेक्टली जब हमने इंपोर्ट कर लिया, उधर हमने क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था, इधर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने के बाद अब हम इसको अगर कॉल करें, देखो इसको मैंने एज सिंपल एज कॉल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, तो रन करने पे एक हमें कार्ड बन के मिल जाना चाहिए। इतना तक तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मिल जाना चाहिए कि नहीं। अब यहां पे हम इसको करते हैं स्टार्ट, npm स्टार्ट किया मैंने, तो जस्ट वेट करिएगा गाइस। दिख गया, कार्ड एक बन के आ गया, ठीक। अब इसकी थोड़ी सी सीएसएस पहले चलो फिक्स कर लेते हैं, साथ ही में सीएसएस फिक्स करना जरूरी है। एक काम करते हैं, ये रही हमारी नई new.js, कहाँ गई यार, इधर से ओपन करते हैं new.js, यही थी फाइल। चलो अब इसकी सीएसएस थोड़ी सी फिक्स करते हैं। पहले हाइट हमने दी है 20 पिक्सल, इसको कर दो 50 पिक्सल, और विड्थ कर दो इसकी, कितनी कर दें, 100 कर दें, 100 पे फिक्स हो जाएगा, ठीक लग रहा है। अब इसके बाद इधर ऊपर साइड में हमको इसको मार्जिन पैडिंग भी कुछ देनी पड़ेगी, तो यहां पे जाके कुछ मार्जिन भी दे दो साथ ही में। मार्जिन जैसे मैंने दे दिया कितना, 30 पिक्सल का। उसके बाद कुछ पैडिंग भी दे देते हैं, कितना दे देते हैं, पैडिंग दे दें क्या, 10 पिक्सल की एनफ होगी, ठीक लग रहा है। अब इसके बाद देखो ये एक हमारा कार्ड ऐसा बन गया। अभी इसमें ये क्यों नहीं चला, बॉर्डर रेडियस, ओ सॉरी, बॉर्डर रेडियस में सिर्फ ये देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया। बॉर्डर रेडियस में सिर्फ 5 पिक्सल प्रोवाइड करना, बॉर्डर में हमें देना पड़ेगा जो भी हमें देना है। तो देखो अब ये हमारा, और सेम केस यहाँ पे भी है, ये वो बॉर्डर के चक्कर में मैंने बॉर्डर रेडियस में ये प्रोवाइड कर दिया। तो अब देखो ये हमारा एक कार्ड बन गया, ठीक। एक हमने कंपोनेंट बना लिया। मैंने क्या बोला था कि एक कंपोनेंट बनाने के बाद इसको जितनी बार चाहे हम उतनी बार यूज कर सकते हैं, अभी यही हमारी बातचीत हुई थी। तो यहां पे अब अगर हम app.js में ही, अगर देखो यहां पे अगर हम app.js में जाएं और app.js में इसको एक से ज्यादा बार कॉल कर देते हैं, चलो यहां पे मैंने इसको कर दिया, इतनी बार कॉल किया, तो देखो जितनी बार अभी कॉल किया है उतनी बार हमारा कार्ड बन के आ गया कि नहीं आ गया। हमको क्या बार बार इसका कोड लिखना पड़ा, नहीं लिखना पड़ा। कंपोनेंट का काम मैंने क्या बताया था, यही बताया था ना कि कंपोनेंट का काम सिर्फ इतना है कि एक बार डिफाइन करो, जितनी बार चाहे उतनी बार यूज करो, यही बात हुई थी हमारी तुम्हारी। अब देखो यहां पे चाहो तो इसको तुम स्टाइल दे सकते हो, कैसे स्टाइल, इसके अंदर जैसे दे दो डिस्प्ले, हमने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी डिस्प्ले लिखा मैंने, और डिस्प्ले के अंदर मैंने दे दिया फ्लेक्स, ठीक। अब अगर हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स पे, ये चला नहीं, ये सारे देखो कार्ड एक लाइन में आ गए, ठीक। तो जैसे चाहो अब आप सीएसएस दे दो, सीएसएस देखो पढ़ाना मेरा काम नहीं है, सीएसएस आप अपने हिसाब से कर लेना। तो यहां पे देखो क्या किया मैंने, एक बार कार्ड बनाया, जितनी बार चाहा उतनी बार यूज किया। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है, अब यहां पे मैंने एक भी बार इसको यहां पे कॉल नहीं किया, याद रखना। अब मैं एक काम और करके दिखा देता हूं साथ ही में आपको, एक दूसरी फाइल है ये functional.js,
इसके अंदर भी हम सेम काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे याद रखना। देखो कंपोनेंट हमने सेम वैसे ही बनाना है जैसे इधर साइड न्यू डॉट जेएस के अंदर बनाया था। ये सेम ऐसे कंपोनेंट एक बना ले इधर भी। देखो समझो पहले कंपोनेंट कैसे यूज होता है। अब इसके अंदर ये सब हटा दो। अभी 1 मिनट अल्ट जेड करो और ये पूरा सब कुछ हटाओ, इसका कोई काम नहीं है। अभी ये सब हमने कर हटा दिया, ठीक। अगर अभी आपको ये कंफ्यूजन हो कि हम कंपोनेंट को सिर्फ app.js में कॉल कर सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन में भी नहीं रहना। किसी फाइल में भी तुम अपने कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल करोगे अभी बताया था। इंपोर्ट न्यू लिखा, न्यू के बाद रिलेटिव पाथ दिया फाइल का, क्या था डॉट डॉट स्लैश src स्लैश किस में जाना है, न्यू डॉट जेएस के अंदर जाना है और डायरेक्टली यहां पे हमने न्यू को कर दिया कॉल, ठीक। ये भी एक हमारा कंपोनेंट है, ठीक। अब अगर हम इस वाली फाइल को उसमें कॉल करेंगे किसमें, app.js के अंदर, तो भी ये चल जाएगा। अब कौन सी फाइल को कॉल करना पड़ेगा हमें, functional.js को। तो यहां पे अब हम जाएं, अब इस वाली का तो कोई काम नहीं, कमेंट कर देते हैं। अब हमने लिखा इंपोर्ट फंक्शनल, ठीक, फंक्शनल, ठीक, फ्रॉम, कहां से हमें लेना है अब, डॉट डॉट स्लैश src स्लैश कौन सी फाइल है अभी हमारी, फंक्शनल। और ये देखो ये जरूरी नहीं है कि ये नाम और ये नाम भी सेम रहे, तुम यहां पे कुछ भी नाम ले सकते हो। यहां पे चलो मैं दूसरा नाम भी लेके दिखा देता हूं। जैसे मैंने ले लिया गौतम, ठीक, एक नाम मैंने ले लिया। अब इसी नाम से ये फाइल क्या है, रेफरेंस की जा रही है, सॉरी कंट्रोल जेड। अब अगर यहां पे मैं गौतम को कॉल करूंगा तो क्या होगा बताइए, आ गया फिर से वही। तो ये याद रखना कोई जरूरी नहीं है कि सेम नाम लो। अब मैं गौतम को चाहूं जितनी बार को मैं कॉल कर दूं, जितनी बार मैं कॉल करूंगा हमारा वही सेम ऐसे जैसे दिखाया था कार्ड बन के आ जाएंगे। तो कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक बार कोड लिखोगे, जितनी बार चाहो उतनी बार यूज करोगे। अब तुम्हारा काम क्या है, तुम ये वाला पहले प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद तुमको क्या करना है, एक नयो बार बनानी है और उसको कितनी बार, 4 या 5 बार कॉल करके दिखाना है। नयो बार बनेगी किससे, क्लास बेस कंपोनेंट से, और उसको क्या करना है, कॉल किसमें करना है, app.js में करना है, एक से ज्यादा बार। समझ गए कि नयो बार बनाना कैसे है। नयो बार क्या होता है ये पता है, अरे यार तुमको नयो बार नहीं, तुम लोगों को पता है नशेड़ियों, ऐसे कुछ बनाना है। नयो बार तुमको एक सिंपल हम दिखा देते हैं, सिंपल नयो बार कैसे बनती है। नयो बार, ठीक, नयो बार मैंने लिखा। अब इधर आना, इमेजेस में तुम्हें नयो बार डिफरेंट टाइप की मिल जाएंगी, ठीक। इधर साइड में जाना, ये रही, 1 मिनट, नयो बार ऐसी होती हैं तुम्हारी नयो बार, कुछ ऐसी देखे होगे, ब्रांड, होम, अबाउट, इधर सर्च बॉक्स ऐसी। चलो तुम एक ऐसी बना लो और इसको 3-4 बार कॉल करके दिखा दो। और ये बनाना तुमको किससे है, क्लास बेस कंपोनेंट से बनाना, याद रखना। फिर इसके बाद हम लोग कल बताएंगे कौन सा, फंक्शनल कंपोनेंट बताएंगे। लेकिन याद रखना ये वाला हो जाना चाहिए, अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक बार तुम लोगों को कल भी बता चुके हैं और तुम लोग भी ये वाला देख लो। अगर नहीं समझ आए तो इसका इसीलिए वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिए, अभी वो भेज देंगे, उसको देख के दोबारा पढ़ लेना, लेकिन कर लेना इसको जरूर। इसको अभी दिखाना है, ये इसमें कितनी देर लगेगी बनाने में भाई, एक सिर्फ यही इतना ही तो बनाना है, एक बार बनाना है, जितनी बार मन करे उतनी बार कॉल कर दो, बस तुम्हारा कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट क्लास बेस कंपोनेंट का क्लियर हो जाएगा। और एक बात याद रखना, क्लास बेस कंपोनेंट तुम्हारा रिएक्ट के अंदर अब आउटडेटेड है, यूज नहीं होता है। उसकी जगह हम लोग इसका जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट, वो यूज होता है। लेकिन ये इसलिए बताया गया क्योंकि जब इंटरव्यू देने जाओगे उस टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर कह देता है चलो क्लास बेस कंपोनेंट में एक कंपोनेंट बना के दिखाओ, तो तुमको आते ही नहीं होगा तो बताओगे क्या, समझे, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट था। समझ गए अब क्या है क्लास बेस कंपोनेंट, समझ, अब इसको बनाना है अपने हिसाब से बना लेना, कोई दिक्कत किसी को। इधर सुनील, क्या कंटेंट चेंज करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रॉप्स, उसके अंदर ये देखेंगे कि कैसे इसका रन टाइम पे जितनी बार कॉल कर रहे हो अलग अलग टाइप का कंटेंट तुम भेज सकते हो, वो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। इसीलिए पहले कंपोनेंट बताया, कंपोनेंट समझ आ जाएगा तो वो वाला भी समझ जाओगे। समझ गए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। गौतम
इधर साहिल, सुनील, तो ये वाला फिर कोड करके दिखाओ।